हेलो दोस्तों, केनेथ एंडरसन की सीरीज़ द टेल्स फ्रॉम इंडियन जंगल, इसकी अगली कहानी होगी द असासिन ऑफ दिगुआ मेट्टा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो सुनते हैं हमारी आज की कहानी द असासिन ऑफ दिगुआ मेट्टा। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि साउथ ईस्टर्न आंध्र प्रदेश में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं एक ट्रेन में जो कि है मीटर गेज ट्रेन, तो इस ट्रेन से चलते चलते आपको एक स्टेशन मिलेगा जिसका नाम होगा नांदियाल। और जैसे ही आप लोग ये स्टेशन क्रॉस करेंगे, इसके बाद आते हैं घने जंगल और पहाड़ और बेहद खूबसूरत नज़ारे। इसके फ़ौरन बाद ही एक स्टेशन और आएगा जिसका नाम होगा बसवापुरम, और इससे अगला स्टेशन होगा चिलामा। इससे और आगे चलने पर आपको दो पहाड़ी टनल्स मिलेंगी जिसके अंदर से आप होकर गुजरेंगे। पहली वाली थोड़ी छोटी है और दूसरी है उससे बड़ी। और ये टनल क्रॉस करते ही आपको एक बार फिर बेहद खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। और इसके फ़ौरन बाद ही एक रेलवे स्टेशन आएगा जिसके बोर्ड पर लिखा होगा दिगुआ मेट्टा। और हमारी कहानी आधारित है इसी जगह पर, जिस जगह का नाम है दिगुआ मेट्टा। अब ये जो असासिन था, असासिन ऑफ दिगुआ मेट्टा, ये था एक बेहद खतरनाक पैंथर जिसे आम भाषा में हम भारत में कहते हैं तेंदुआ। और ये एक्टिव था दिगुआ मेट्टा से लेकर उस दूसरी टनल तक जिसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूँ। और इसी जगह के पास था एक रेलवे सिग्नल, और उस रेलवे सिग्नल के पास था एक वाटर कॉलम, और यही था इस तेंदुए का अड्डा। इस जगह पर यह सबसे ज़्यादा एक्टिव था। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मेरे पसंदीदा जंगलों में से ये जंगल एक था, यानी दिगुआ मेट्टा से चिलामा के बीच का एरिया। और पसंदीदा सिर्फ इसीलिए नहीं था क्योंकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ पाई जाती थी, पसंद इसीलिए था क्योंकि ये एकदम नेचुरल जंगल था, बिना किसी इंसानी छेड़छाड़ के ये प्राकृतिक रूप से पनप रहा था और बेहद खूबसूरत जंगल था। और ये जंगल एकदम शांत था, जहाँ आकर कोई इंसान अपनी दुनियादारी भूल जाता है। इस जगह पर रहती थी चेंचू ट्राइब्स, यानी चेंचू कबीले के लोग, और इन्हीं लोगों में बहुत सारे दोस्त थे केनेथ एंडरसन के। अब यहाँ पर केनेथ एंडरसन एक चीज़ कहते हैं कि आंध्र प्रदेश के इन जंगलों में पाए जाने वाले चेंचू कबीले काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, जबकि मैसूर के जंगल में पाए जाने वाले कबीले के लोग ज़्यादा फ्रेंडली नहीं होते। फिर आंध्र प्रदेश के इस इलाके के जंगलों में काफ़ी अच्छे किस्म की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, यानी जंगल काफ़ी घने हैं। और दूसरी चीज़ यह भी है कि यहाँ हाथी और बाइसन पाए ही नहीं जाते हैं। अब दोस्तों, एंडरसन उस वक्त की बात कह रहे हैं जब वो थे। शायद वहाँ पर अब हाथी पाए जाते हैं और शायद कुछ बाइसन भी वहाँ पर अब पाए जाते होंगे। किसी बात की पुख्ता जानकारी फ़िलहाल हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास है तो कमेंट में हमें बताइए। अब चलते हैं वापस अपनी कहानी की तरफ। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि इस इलाके में एक मशहूर जानवर पाया जाता है जो है एक बहुत बड़ा एंटीलोप, जिसे आम भाषा में भारत में नील गाय कहकर बुलाया जाता है। अब एक दिन एंडरसन ट्रेन से इस जगह के लिए निकल पड़े। रास्ते में खूबसूरत नज़ारे दिखते थे, वही दो टनल आईं और इसके बाद आ गया दिगुआ मेट्टा रेलवे स्टेशन। अब एंडरसन अपना सामान लेकर ट्रेन से नीचे उतरे। वहाँ इन्हें रिसीव करने के लिए 4 या 5 लोग आए हुए थे। यहाँ से एंडरसन ने सारा सामान उन लोगों को दिया। उन्होंने इनका सामान उठाया। एंडरसन ने अपनी राइफ़ल अपने कंधे पर टांग ली और पैदल चल पड़े फॉरेस्ट बंगलो की तरफ। अब यहाँ से रेलवे स्टेशन से फॉरेस्ट बंगलो था आधी मील की दूरी पर। अब ये जो फॉरेस्ट बंगलो था काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी इसकी, लेकिन चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। चारों तरफ थे घने सागौन के जंगल और उत्तर और दक्षिण दिशा में तो बहुत ही शानदार जंगल थे।
पश्चिम दिशा यानी वेस्ट की तरफ से वो रोड आ रही थी जहाँ से ये लोग अभी अभी चल कर आए थे, यानी वो रेलवे स्टेशन से फॉरेस्ट बंगलो वाली रोड। और वो जो वाटर कॉलम था जिसके पास असासिन ऑफ दिगुआ मेट्टा ये पैंथर एक्टिव था, वो जगह यहाँ से काफ़ी पास थी, मात्र 200 मीटर की दूरी पर। अब जैसे ही एंडरसन अपने लोगों को लेकर इस फॉरेस्ट बंगलो तक पहुँचे, सामने खड़ा हुआ था उस फॉरेस्ट बंगलो का केयरटेकर जिसका नाम था अलीम खान। और उसने एक बढ़िया सी मुस्कुराहट के साथ एंडरसन का स्वागत किया। अब इस फॉरेस्ट बंगलो में 2 सूट थे। एक था एग्जीक्यूटिव सूट जो कि वीआईपी लोगों के लिए था और दूसरा था आम। लेकिन अलीम खान ने इन्हें एग्जीक्यूटिव सूट दिया और एंडरसन के आदमियों को समझाने लगा कि फला सामान फला जगह पर रख दो, यानी इन्हें इंस्ट्रक्शंस देने लगा। अब ये जो वीआईपी सूट था यानी ये कमरा, ये बहुत ज़बरदस्त लोकेशन पर था। यहाँ से रेलवे की लाइन भी दिखती थी और रास्ता भी दिखता था। और सबसे अच्छी बात जो एंडरसन को पसंद आई, इस कमरे के अटैच्ड वॉशरूम में शावर भी था, जो कि दूसरे कमरे के वॉशरूम में नहीं था, क्योंकि ये रूम एग्जीक्यूटिव सूट था, यानी वीआईपी कमरा था। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि अलीम खान की 2 बीवियां थीं जिन्हें उसने मदद के लिए बुलाया था पानी भरने के लिए। वो दोनों हैंडपम्प चला रही थी और इधर एंडरसन अपना सामान अनपैक कर रहे थे। और वहाँ क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका था तो इसकी बीवियाँ हैंडपम्प चलाकर पानी भर रही थी और उससे कनेक्टेड था ऊपर मौजूद टैंक। अब एंडरसन कहते हैं कि मुझे उसकी दोनों बीवियों के आपस में लड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उनकी वो नोक-झोंक तब तक चलती रही जब तक ऊपर मौजूद टैंक भरकर ओवरफ्लो नहीं हो गया। इसके बाद एंडरसन ने नहाने का मज़ा लिया शावर से, क्योंकि उस ज़माने में वॉशरूम में शावर का होना एक बहुत अनोखी बात होती थी। अब एंडरसन ने लंच किया और इसके बाद तैयार होकर बैठ गए उस फॉरेस्ट बंगलो के बरामदे में। और वहाँ बैठकर एंडरसन चाय पी रहे थे और साथ ही पी रहे थे अपना पाइप। यहाँ से रेलवे लाइन साफ साफ दिख रही थी क्योंकि वो बहुत पास थी। अब एंडरसन देख रहे थे उस रेलवे लाइन की तरफ और फिर वहाँ से गुजरी एक मालगाड़ी जिसमें कोयले वाला इंजन था और उससे काफ़ी धुआं भी आ रहा था। ये सब हो ही रहा था, इसी बीच अलीम खान भी आकर इनके बगल में बैठ गया, लेकिन वहाँ कोई और कुर्सी नहीं थी। वो ज़मीन पर ही बैठ गया और अपना हाले दिल और अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स एंडरसन से बताने लगा। अब अलीम खान बता रहा था कि उसकी एक बहन है जिसका पति मर चुका है क्योंकि उसे टीबी हो गई थी, उसकी फिर से शादी करनी है। तो एंडरसन ने कहा मैं ढूंढूंगा बेंगलोर में कोई अच्छा सा लड़का और तो मैं बता दूंगा। और फिर एंडरसन ने अलीम खान की टेंशन भरी बातों को चेंज कर दिया, यानी कि उन्होंने टॉपिक ही बदल दिया। फिर वो पूछने लगे कि यहाँ पर कितने टाइगर हैं, कितने पैंथर हैं और वाइल्ड लाइफ कैसी चल रही है। अब अलीम खान ने बताया कि अभी 10 दिन पहले ही कुछ सरकारी अधिकारियों ने एक टाइगर का शिकार किया है, वो भी स्पॉटलाइट मारकर, और इसी फॉरेस्ट बंगलो से बहुत पास में ही, जहां मौजूद है फॉरेस्ट की एक फायर लाइन। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि जिस फायर लाइन की बात अलीम खान कर रहा था ये पूर्व से पश्चिम की तरफ फैली हुई थी और ये जो फायर लाइन थी ये दिगुआ मेट्टा को गोंडा चेरुवु से कनेक्ट करती थी। अब अलीम खान ने बताया कि साथ ही साथ यहाँ पर एक बहुत खतरनाक पैंथर भी एक्टिव है जिसने इस इलाके में आतंक मचा रखा है। अभी कुछ ही दिनों पहले ही उसने पीछे वाले बरामदे से एक कुत्ता उठाकर ले गया है, क्योंकि इसकी जो बहन थी वो उसके हस्बैंड के मरने के बाद यहीं पर आ गई थी, साथ में वो एक कुत्ता भी लाई थी और इसी फॉरेस्ट बंगलो के पिछले बरामदे के पास मौजूद आउट हाउस में वो रहती थी, यानी अभी भी रहती है। और उसका कुत्ता वहाँ बंधा हुआ था। तभी वो तेंदुआ आया और उसके कुत्ते को उठाकर ले गया और सुबह सुबह इस फॉरेस्ट बंगलो के आसपास उस तेंदुए के पंजों के निशान
बड़े आराम से देखे जा सकते हैं। अब ये जो कुत्ता ले जाने वाली वारदात हुई थी, इसका गवाह था खुद अलीम खान और उसकी बहन, क्योंकि वो चांदनी रात थी जब वो तेंदुआ इनके कुत्ते को उठाकर ले गया था। कुत्ते ने बहुत संघर्ष किया, उसने तेंदुए से लड़ाई करने की भी कोशिश की, लेकिन कुत्ता तेंदुए से जीत नहीं पाया और बन गया उसके मुंह का निवाला। अब अलीम खान को इससे भी बड़ी चिंता थी, क्योंकि इनके साथ रहते थे 7 बच्चे, इसके और इसकी बहन के मिलाकर, और क्योंकि वो तेंदुआ इस जगह से एक कुत्ता ले जा चुका है, तो हो भी सकता है कि वो किसी बच्चे पर भी हमला कर दे। इसी बात को लेकर वो चिंतित था। अब एंडरसन अपने मन ही मन कुछ सोच रहे थे, इतने में ही एक साइकिल की आवाज़ हुई। ये फॉरेस्ट का रेंजर था जो साइकिल से आया था। वो अलीम खान को कहने लगा कि फॉरेस्ट के डीएफओ साहब इस इलाके में दौरे पर हैं और कल वो आकर रुकेंगे इसी फॉरेस्ट बंगलों पर। अब उस रेंजर ने एंडरसन से पूछा, क्या यहाँ रुकने की लिखित में परमिशन है आपके पास? एंडरसन ने कहा कि मेरे पास लिखित में परमिशन नहीं है। इसके बाद वो रेंजर एंडरसन से बोला कि आपको ये रेस्ट हाउस खाली करना होगा, क्योंकि ये सरकारी रेस्ट हाउस है और आपके पास लिखित में परमिशन भी नहीं है। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि इस तरह के केसेस मेरे साथ कई बार हुए हैं। बहुत सारे फॉरेस्ट बंगलों में जब भी मैं रुकने गया हूँ, कई बार वहाँ ये समस्या आती ही है कि मैं रुका हूँ और वहाँ किसी अधिकारी की विज़िट हो जाती है और मुझे बंगला खाली करना पड़ता है। यही वजह है कि कई सारी जगहों पर फॉरेस्ट बंगलों के बिल्कुल पास मेरी कई ज़मीनें हैं, क्योंकि मुझे मजबूरन बंगलों से निकलने के बाद तुरंत वहाँ पर किसी से ज़मीन खरीदनी पड़ती थी ताकि मैं चैन से अपनी ही ज़मीन पर कैंपिंग कर सकूं। इसीलिए मैं तुरंत ज़मीन खरीद लेता था ताकि मैं जब खुद की ज़मीन पर कैंपिंग करूं तो मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत ही ना पड़े। अब ये सब बातें होने के बाद वो रेंजर एंडरसन से बातचीत करने लगा और वो अपना हाल दिल भी एंडरसन को बताने लगा कि ये जो डीएफओ और बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। ये कभी भी आते हैं और ये दूसरों के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। काम वाम ये कुछ करते नहीं हैं, ये सिर्फ अपना टीए बढ़ाने आते हैं। और अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो रजिस्टर उठाकर देख लीजिए, इनके ये सारे टूर महीने के आखिर में ही होते हैं। आज रात आप इस फॉरेस्ट बंगलों में आराम से रुक जाइए, कल दोपहर तक भी रुकिए और दोपहर के थोड़ा पहले पहले आप इसे खाली कर दीजिएगा। और अगर आप खाली नहीं करेंगे तो मेरे और मेरे कलीग्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जब डीएफओ साहब आकर ये देखेंगे कि कोई बिना परमिशन यहाँ पर रुका हुआ है। अब एंडरसन बोले कि हाँ ठीक है, मैं सुबह तक खाली कर दूँगा। और फिर एंडरसन ने उस रेंजर से पूछा, क्या इस गांव के आसपास या गांव में ही कोई खाली कमरा मिलेगा जहां मैं रुक सकूं कुछ पैसे देकर? मगर उस रेंजर ने कहा कि मुमकिन नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। अब एंडरसन कहते हैं कि यही वजह थी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि मैंने हर जगह पर ज़मीनें खरीद रखी हैं और आज मेरे पास इसी वजह से छोटे छोटे प्लॉट टोटल हो गए हैं लगभग 20 से ऊपर। अब यही बात एंडरसन ने उस रेंजर को बताई कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जब भी ऐसी कंडीशन आती है, मुझे एक ज़मीन खरीदनी पड़ जाती है, तो कम से कम मुझे यही बता दो कि कोई ज़मीन यहाँ बिकाऊ हो तो मैं उसे ख़रीद लूँ और वहाँ कैंप लगा कर रह सकूँ चैन और सुकून के साथ। अब फॉरेस्ट रेंजर का एक दोस्त था जिसका नाम था रंगा रेड्डी। रेंजर ने उसके बारे में एंडरसन को बताया और कहा उसके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं क्योंकि वह है ज़मींदार। और ये दोनों गए रंगा रेड्डी के पास। वहाँ पर इन्होंने डोसा खाया और चाय पी। इसके बाद रंगा रेड्डी अपनी ज़मीन पर एंडरसन को ले आए और एंडरसन से कहा कि जहाँ भी आपको पसंद हो वो जगह बता दीजिए और वहाँ कैंपिंग कर लीजिए। अब एंडरसन ने बताया कि वो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ थी, काली मिट्टी वाली। अब इन्होंने एक ज़मीन का कोना जहाँ की मिट्टी उतनी अच्छी नहीं थी वो चूज़ किया। इसकी वजह ये थी कि ये रंगा रेड्डी की ज़मीन यानी खेती की ज़मीन बर्बाद नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने एक कोने की ज़मीन
चूज़ कर ली क्योंकि इन्हें कैंपिंग ही तो करनी थी। और इस कोने वाले ज़मीन के टुकड़े के पास से एक वाटर स्ट्रीम भी बहती थी। अब एंडरसन ने रंगा रेड्डी से कहा कि मुझे ये ज़मीन पसंद है, कोने वाली। अब रंगा रेड्डी ने कहा कि ठीक है, कल हम चलेंगे मेरी जीप से और कल जाकर रजिस्ट्री करवा देंगे आपके नाम। अब एंडरसन ने पूछा कि कितने पैसे हुए, तो रंगा रेड्डी बोले कि आपके लिए फ्री है। लेकिन एंडरसन ने कहा ऐसा नहीं होता, मैं फ्री में कुछ नहीं लूँगा, मैं उसके पैसे दूंगा आपको। और एंडरसन ने कहा मैं फ्री में ज़मीन लूँगा ही नहीं, क्योंकि इसकी कोई लीगल वैल्यू ही नहीं होगी। आप रेट बताइए, मैं वो दूंगा आपको। तो रंगा रेड्डी ने कहा आप 5 रुपये दे दीजिएगा। एंडरसन ने कहा ना, 5 रुपये नहीं, कम से कम 50 रुपये। अब रंगा रेड्डी बोले कि नहीं, 50 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उस ज़मीन का मैं यूज़ भी नहीं करता। तो इस तरह से मोल भाव करके बात 30 रुपये में तय हुई, यानी 30 रुपये में ये सौदा तय हो गया। अगले दिन ये लोग गए रजिस्ट्री करवाने और कुछ ही देर में एंडरसन मालिक थे वहाँ पर खुद की एक कैंप साइट के। अब एंडरसन कहते हैं जो 30 रुपये थे ये उस वक्त के इंग्लैंड के 2 पाउंड के बराबर थे। अब एंडरसन कहते हैं कि मैं आपको अपनी ज़मीन की खरीद फरोख्त की कहानी सुनाने लगा। मैंने आपको अब तक ये नहीं बताया कि उस रात क्या हुआ जब मैं गया था उस जगह पर जहां वो टाइगर 10 दिन पहले मारा गया था। अब जब मैं उस जगह पर गया, उस फायर लाइन के पास जहां 10 दिन पहले एक टाइगर को मारा गया था, उसके पास मौजूद था एक पहाड़ी नाला यानी कि रवीन, जिसमें थोड़ा बहुत पानी ही था और दोनों तरफ था कीचड़। और उस कीचड़ पर मुझे मिले एक मीडियम साइज़ के एवरेज तेंदुए के पंजों के निशान। अब लेपर्ड के पग मार्क्स देखकर एंडरसन को अंदाज़ा लग गया कि अलीम सच बोल रहा था और घर पर मौजूद उसके बच्चों के लिए ये लेपर्ड खतरा भी हो सकता था, क्योंकि इसके पंजों के निशान जा रहे थे फॉरेस्ट बंगलों की तरफ ही। और ये पग मार्क्स एकदम फ्रेश थे और इस वक्त बज रहा था शाम का 6 और लगभग ये 5 बजे के आसपास के पग मार्क्स लग रहे थे। इसका मतलब लेपर्ड अभी भी फॉरेस्ट बंगलों के आसपास ही मौजूद है। अब इसके बाद एंडरसन लौट गए फॉरेस्ट बंगलो। अब एंडरसन मेंटली प्रिपेयर थे इस बात के लिए कि आज रात इनका सामना हो सकता है उस लेपर्ड से, यानी उस तेंदुए से। अब बंगलो पहुंचते पहुंचते बज गए थे 7:30। अब एंडरसन अपने घर से ही खाना लेकर आए थे एक टिफ़िन में। जब ये खाना खाने बैठे तो बज चुके थे 7:45। अब उस जगह पर एक कुत्ता और भी था जो इन्हें खाना खाते देखकर इनके पास आकर बैठ गया था। अब एंडरसन खाना खा रहे थे और रोटी के कुछ टुकड़े इस कुत्ते को भी डालते जा रहे थे, तो वो भी इनके पास बैठकर ही कुछ खाने लगा। अब ये जो एंडरसन खाना खा रहे थे ये बैठकर खा रहे थे उस फॉरेस्ट बंगलो के बरामदे में, और इन्हें लग रहा था कि कोई ना कोई इन्हें घूर रहा है, यानी इन्हें और उस कुत्ते को। अचानक ही झाड़ियों में से एक गुर्राहट की आवाज़ आई। ये समझ गए कि पैंथर आ चुका है और ज़रूर वो इस कुत्ते के शिकार की फिराक में आया हुआ है। लेकिन क्योंकि ये बरामदे में बैठे थे और राइफ़ल रखी थी अंदर बेडरूम में, अब एंडरसन को इस कुत्ते की जान की फ़िक्र होने लगी थी, क्योंकि इधर एंडरसन राइफ़ल लेने अगर जाते, वहाँ से वो लेपर्ड इस कुत्ते को उठाकर ले जा लेता। लेकिन क्योंकि ये लेपर्ड बच्चों के लिए भी खतरा बन सकता था, तो एंडरसन खाना वहीं छोड़कर जल्दी से दौड़े अपनी राइफ़ल लेने। जैसे ही एंडरसन बाहर आए, कुत्ता था उस लेपर्ड के जबड़ों में। अब उस फॉरेस्ट बंगलो की चारों तरफ एक छोटी सी बाउंड्री वॉल थी, जिसके अंदर भी झाड़ियाँ थीं और जिसके बाहर भी झाड़ियाँ थीं। ये अंदर वाली झाड़ियों में लेपर्ड कहीं छिपकर बैठा हुआ था। और जैसे ही एंडरसन बाहर आए राइफ़ल लेकर, इन्होंने देखा वो लेपर्ड अपने मुंह में इस कुत्ते को दबाकर दीवार फांदने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही एंडरसन उसकी तरफ दौड़े, अंधेरे में ही, इतने में ही वो दीवार फांद कर बाहर था, उस कुत्ते को वो ले जा चुका था। अब क्योंकि एंडरसन ने जल्दबाजी में अपनी राइफ़ल उठाकर लाई थी, उन्होंने अपनी राइफ़ल पर टॉर्च भी नहीं लगाई थी। अब अंधेरे में ही एंडरसन चल पड़े उस लेपर्ड को ढूंढने।
इन्होंने 200-200 गज बंगलों के चारों तरफ उसे ढूंढा, लेकिन फिर भी वो लेपर्ड इन्हें नहीं मिला। अब ये सोचने लगे कि मैं उसे ज़्यादा ढूंढूंगा तो शायद वो कुत्ते को लेकर और भी ज़्यादा दूर चला जाएगा। और इसके बाद ये एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब ये पेड़ के नीचे बैठकर सोच ही रहे थे कि काश मैं थोड़ा वक्त और लगाकर अपनी राइफल पर टॉर्च लगा ही लेता तो शायद मैं उस लेपर्ड को ढूंढ ही पाता। अब तक वो लेपर्ड इन्हें मिला नहीं था, लेकिन ये जानते नहीं थे कि ये उस लेपर्ड के काफ़ी करीब बैठे हुए हैं। अब ये सोच रहे थे कि उस लेपर्ड ने तो उस कुत्ते को अब खाना भी शुरू कर दिया होगा, और इसी के साथ इन्हें हड्डियां चटकने की आवाज़ें आईं। ये समझ गए कि वो पास में ही कहीं पर है, लेकिन अंधेरे में इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ये सुनकर एंडरसन सोचने लगे कि क्या मैं फॉरेस्ट बंगलो जाऊं और टॉर्च लगाकर लाऊं अपनी राइफल के ऊपर, या फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए अंधेरे में ही इसे ढूंढना शुरू करूं। अब इन्होंने डिसाइड किया कि फॉरेस्ट बंगलो नहीं जाता हूं, अंधेरे में ही इसे ढूंढता हूं। और ये चलने लगे धीरे धीरे सावधानीपूर्वक उसी डायरेक्शन में जहां से वो आवाज़ें आ रही थी, यानी हड्डियां चटकने की आवाज़ें और कुछ गुर्राहट भी। अब जैसे ही वो लेपर्ड हड्डियां चटकाता था, उसी बीच एंडरसन आगे अपने कदम बढ़ाते थे ताकि लेपर्ड को पता ना चल सके कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही आवाज़ें बंद होती थी, एंडरसन रुककर एक जगह खड़े हो जाते थे। और जानवरों का अंधेरे में पीछा करने का यही तरीका होता है जो पुराने ज़माने के शिकारी अपनाते थे। जिम कॉर्बेट भी इसी तरह अंधेरे में टाइगर्स का पीछा करते थे। अब अंदाज़ा लगाकर एंडरसन काफ़ी करीब, काफ़ी नज़दीक पहुंच गए उस लेपर्ड के लगभग 5 गज की दूरी तक। अब क्योंकि बहुत अंधेरा था और एंडरसन और लेपर्ड के बीच में एक जंगली सूअर ने गड्ढा खोद रखा था जो कि एंडरसन को अंधेरे में दिखा नहीं। अचानक से ही एंडरसन का एक पैर इस गड्ढे में चला गया और एंडरसन बहुत बुरी तरह से वहां पर गिर गए। जैसे ही इनका पैर उस गड्ढे में गया और ये गिरे, वैसे ही लेपर्ड ने एक बहुत ज़ोर की दहाड़ मारी और जंगल के अंधेरों में कहीं गायब हो गया। अब एंडरसन ने उस कुत्ते के शरीर को देखा। लेपर्ड ने उसमें से काफ़ी सारा खा लिया था, लेकिन अभी भी काफ़ी सारा हिस्सा उसमें बचा हुआ था। और एंडरसन ने उस कुत्ते की बॉडी को उठाया और लेकर आ गए फॉरेस्ट बंगलो। यहाँ अलीम खान और उसका परिवार भी इस कुत्ते को ढूंढ ही रहा था। अब एंडरसन ने उस कुत्ते को वहाँ रख दिया और अलीम खान ने कहा, मैं इसे कल दफना दूंगा, ये कुत्ता मेरा बहुत वफादार था। अब एंडरसन ने जल्दी से अपनी राइफल के ऊपर लगा ली टॉर्च और उस अलीम खान को लेकर पहुंच गए ये फिर से उस लेपर्ड को ढूंढने। और फिर से इन्होंने चारों तरफ का जंगल छान मारा, लगभग 200 मीटर की दूरी तक, लेकिन कहीं भी उस लेपर्ड का कोई अता पता नहीं चला। अब लेपर्ड तो उस रात मिला नहीं। अब एंडरसन हताश मन से वापस लौट गए फॉरेस्ट बंगलो। अब रात में ये सो गए। सुबह जब ये उठे तो वहाँ काफ़ी रोना धोना मचा हुआ था अलीम खान के परिवार में, क्योंकि उस कुत्ते को दफनाया जा रहा था। और वादे के मुताबिक एंडरसन ने फॉरेस्ट बंगलो भी खाली कर दिया क्योंकि डीएफओ साहब आने वाले थे। अब एंडरसन मिले उस रेंजर से जिसने कहा था कि एक टेंट वो दिलवा देगा इन्हें सस्ते रेट में। तो उसने फटाफट आधे घंटे के अंदर टेंट दिलवा भी दिया और अगले ही घंटे वो टेंट पिच भी हो गया था इनकी अपनी ज़मीन पर। वहाँ 2 मटके भी रख दिए गए थे। एक यूज़ करने के लिए पानी था और दूसरे मटके में था पीने के लिए पानी। 2 छोटे चूल्हे बना दिए गए जिसमें एक पर चाय बननी थी और एक पर बनना था खाना। सोने के लिए गद्दे के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं था। इन्हें उस टेंट के अंदर ज़मीन पर ही सोना पड़ता। अब एंडरसन कहते हैं कि इस ज़मीन के पास जो वाटर स्ट्रीम थी उसी से सारा पानी मुझे लेना था, चाहे पीने के लिए हो या नहाने के लिए। अब इस ज़मीन पर मैं अपनी मर्ज़ी का मालिक था, ना मुझे यहाँ पर कोई रूल मानना था ना ही कोई रेगुलेशन। बस प्रॉब्लम एक ही थी कि अगर बारिश हो जाती तो फिर वहाँ पर हो जाता कीचड़ ही कीचड़ चारों तरफ। अब एंडरसन कहते हैं कि दोपहर में इनके टेंट के थोड़ी दूर से एक धूल उड़ाती हुई जीप निकली और रुक गई जाकर फॉरेस्ट बंगलो पर।
एंडरसन समझ गए कि अब डीएफओ साहब आ चुके हैं। अब कुछ देर बाद ही एंडरसन एक व्यवहारिक विजिट पर डीएफओ से मिलने पहुंच गए फॉरेस्ट बंगलो, क्योंकि एंडरसन का मानना था कि भारत में रहना है तो यहाँ पर सरकारी अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाकर रहना पड़ता है, और एंडरसन को भी ज़्यादातर काम जंगलों में ही पड़ता था। अब एंडरसन कहते हैं कि ये जो डीएफओ था ये बहुत ही यंग लड़का था। ये अपने कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद आईएफएस का एग्ज़ाम निकालकर सीधे पोस्टेड हो गया था एज अ डीएफओ, और इससे बातचीत करने पर पता चला कि इसे जंगल के बारे में बहुत ही कम जानकारी है। अब अलीम खान ने वो रात वाले पैंथर की स्टोरी डीएफओ साहब को बता दी थी, लेकिन उसने पूरी स्टोरी में से एंडरसन को गायब कर दिया था, और एंडरसन भी अनजान बनकर उसकी ये कहानी सुन रहे थे। किसी ने भी वहाँ पर डीएफओ को ये नहीं बताया था कि रात में एंडरसन ने पीछा भी किया था उस पैंथर का, यानी उस तेंदुए का, क्योंकि डीएफओ को यह बात किसी को बतानी नहीं थी कि एंडरसन रात में बंगलों में रुके थे। अब सेम कहानी जो अलीम खान ने लेपर्ड की बताई थी डीएफओ को, उसमें से एंडरसन गायब थे, और डीएफओ साहब ने एंडरसन को वो कहानी सुना दी। और फिर एंडरसन से वो कहने लगे कि इस इलाके में जब इतना खतरा है तो लोगों को खुले में यहाँ पर सोना नहीं चाहिए, और शाम के बाद भी यहाँ खुले में बैठना खतरे से खाली नहीं है। अब डीएफओ के पास ना तो कोई बंदूक थी, ना ही जंगल का ज़्यादा एक्सपीरियंस। तो डीएफओ ने एंडरसन से कहा कि आप आइए और उस लेपर्ड को ढूंढने में आप हमारी मदद करिए, आप कहाँ रुके हुए हैं। तो एंडरसन ने बताया कि यहाँ मेरी ज़मीन है और मैं उस पर टेंट पिच करके रह रहा हूँ, और अपने बारे में और कुछ जानकारी भी एंडरसन ने डीएफओ को बताई। और इन्होंने बताया कि इनकी जो ज़मीन है जहाँ इनका टेंट लगा हुआ है वहाँ और भी कई टेंट लगाए जा सकते हैं। इतने में ही डीएफओ साहब ने एंडरसन से कहा कि आप वहाँ पर टेंट में क्यों रह रहे हैं, आधा बंगला खाली है, आप यहाँ पर आ जाइए और मेरे साथ रुकिए। अब एंडरसन ने डीएफओ से कहा कि नहीं नहीं साहब, मैं रुक नहीं सकता, मेरे पास ना ही लिखित में कोई परमिशन है और ना ही मैं एंटाइटल्ड हूँ इस बंगलों में रहने के लिए। इसकी लिखित परमिशन मिल सकती है सिर्फ़ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से या तो फिर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट से। लेकिन ये सुनकर डीएफओ ने कहा कि मैं भी डीएफओ हूँ और मेरे होते हुए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ की परमिशन सिर्फ मैं ही हूँ और मेरा कहा है यानी वही परमिशन है। तो आप फ़ौरन वहाँ से अपना सामान समेटिए और बंगलों पर आकर मेरे साथ रहिए। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मैंने जहाँ से शुरुआत की थी मैं वहीं पर वापस आ गया और उसी कमरे में वापस आ गया जिस कमरे में मौजूद था शावर वाला बाथरूम। और मैंने यहाँ आकर अच्छा ही किया क्योंकि उसी रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी जिससे चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया था, जिससे टेंट भी ख़राब हो गया था। अब डीएफओ साहब चाहते थे कि मैं उस पैंथर को मार दूं, तो उन्होंने आदेश दिया कि गांव से एक कुत्ता बुलवा लिया जाए जिसे यहाँ फॉरेस्ट बंगलों की बाउंड्री से बांध दिया जाए, और जब लेपर्ड इस कुत्ते की तलाश में आएगा तो एंडरसन उसे गोली मार देंगे। हालांकि केनेथ एंडरसन कहते हैं कि मैं सख्त खिलाफ हूँ इस बात के कि किसी कुत्ते को बेट के तौर पर बांधा जाए, क्योंकि कुत्ता बेहद समझदार होता है और ये बहुत पहले ही खतरे को भांप जाता है, जबकि बेट के लिए अगर भैंस या बकरी बांधी जाए तो उन्हें इतने अच्छे से सेंस नहीं हो पाता खतरा, जब तक काफ़ी करीब ना पहुंच जाए कोई तेंदुआ या टाइगर, और जब तक भैंस या बकरी उसे देख ना ले। लेकिन कुत्ते को काफ़ी दूर से पता चल जाता है कि कोई उसके लिए आ रहा है उसका शिकार करने, और जब तक वो शिकारी यानी वो तेंदुआ या टाइगर कुत्ते तक आता है, इस बीच कुत्ता कई मौतें मर चुका होता है इससे पहले कि तेंदुआ उसे मार पाए। अब शाम हो चुकी थी और एक कुत्ता लाकर भी बांध दिया गया था फॉरेस्ट बंगलों की दीवार से, और ये कुत्ते को ऐसी जगह में बांधा गया था कि फॉरेस्ट बंगलों के डाइनिंग हॉल से सीधा इस पर नज़र रखी जा सके।
अब अंधेरा हो चुका था और डाइनिंग हॉल में भी अंधेरा कर दिया गया था और उसका एक दरवाज़ा खोल कर रखा गया था जहां से एंडरसन उस कुत्ते पर निगरानी कर रहे थे। इस बार एंडरसन काफ़ी अलर्ट थे क्योंकि ये चाहते नहीं थे कि उस कुत्ते की जान जाए। अब कुत्ते को खतरे का अंदेशा हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा भौंकना शुरू हो गया था। अब काफ़ी देर तक डीएफओ साहब एंडरसन के साथ ही बैठे रहे, लेकिन जब रात के 11 बज गए तो उन्हें भी नींद आने लगी और वो जाकर रूम में सो गए। अब एंडरसन को अकेले ही बैठना था उस लेपर्ड के लिए घात लगाकर। अब रात के 2 बज चुके थे और चांद ऊपर से अपनी रोशनी बिखेर रहा था। अब फॉरेस्ट बंगलों की बाउंड्री वॉल के किनारे बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए थे। चांद की रोशनी में उन पेड़ों की छाया पड़ रही थी उस कुत्ते पर, और अब वो कुत्ता उस छाँव की वजह से एंडरसन को दिख नहीं रहा था। और अब कुत्ते का भौंकना भी बंद हो चुका था क्योंकि उसने भी अपने आप को हालात के हवाले कर दिया था कि अब जो होगा देखा जाएगा। और केनेथ एंडरसन लिखते हैं कि अगर इस बीच लेपर्ड आ जाता तो मैं उस कुत्ते को किसी हाल में बचा ही नहीं पाता, क्योंकि चांद की रोशनी की वजह से पेड़ों की परछाई पड़ रही थी और एकदम घुप अंधेरा हो रहा था उस जगह पर जहां वो कुत्ता बंधा हुआ था। अब इसके बाद और कुछ घंटे गुजरे, लेकिन अब उम्मीद नहीं थी कि लेपर्ड आएगा। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और कुछ ही देर में अब सुबह होने वाली थी। अब एंडरसन ने उस कुत्ते को उस जगह से खोला और अपने रूम में लाकर रख लिया और खुद भी सो गए, और वो कुत्ता भी इनके बेड के पास ही ज़मीन पर सो गया। अब अगले दिन की सुबह हो गई और सुबह होते ही डीएफओ साहब निकल चुके थे नांदयाल के लिए, और एंडरसन ने भी अपना सामान और बोरिया बिस्तर समेटा और एंडरसन भी निकल गए बेंगलोर। लेकिन निकलने से पहले एंडरसन ने काफ़ी सारे पोस्ट कार्ड दे दिए थे अलीम खान को, जिन पोस्ट कार्ड पर एंडरसन का एड्रेस पहले से ही टाइप था। एंडरसन ने अलीम खान को हिदायत दी और इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर कोई भी घटना हुई आप तुरंत इन पोस्ट कार्ड पर वो घटनाक्रम लिखकर मुझे पोस्ट कर देना, मैं आ जाऊंगा। अब एंडरसन बेंगलोर पहुंच चुके थे और 4 महीने बीत चुके थे। 4 महीने बीत जाने के बाद अलीम खान का पोस्ट कार्ड आया एंडरसन को। अब जैसे ही संदेश एंडरसन को मिला, इन्होंने उस पर लिखी हुई खबर को पढ़ा। इनके होश उड़ गए। इस बार लेपर्ड ने किसी कुत्ते को नहीं मारा था। इस बार उसने एक आदमी मार दिया था जो था एक रेलवे की गैंग का गैंगमैन। ये अपना काम निपटाकर रास्ते से वापस लौट रहा था, उसी रास्ते से जहां एक वाटर कॉलम था और उसके बाद एक ब्रिज था। इन दोनों के बीच में ही उस लेपर्ड ने इस आदमी का शिकार कर लिया था। और उस पोस्ट कार्ड में ये लिखा था कि आधा खा लिया गया है उस गैंगमैन का शरीर, लेकिन आसपास कोई सबूत नहीं मिले हैं या कोई पंजों के निशान समझ नहीं आ रहे हैं। अब क्योंकि ठीक से पंजों के निशान दिख नहीं रहे थे, तो वहाँ पर एक विवादास्पद स्थिति सी पैदा हो गई थी। कुछ लोग बोलते थे कि इसे टाइगर ने मारकर खाया है, तो कुछ बोलते थे कि इसे लेपर्ड ने मारकर खाया है, और कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये किसी बुरी आत्मा का शिकार हुआ है और ये बुरी आत्मा वाले लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। अब उस पत्र के आखिर में ये लिखा था कि अब ये जो भी है साहब, आप आइए और इसका खात्मा कर दीजिए और हमें उससे मुक्ति दिलवाइए। अब एंडरसन ने जवाब में एक पत्र वापस भेजा, क्योंकि ये पत्र काफ़ी दिनों में आया था। तो एंडरसन ने जिस पत्र को भेजा उसमें ये लिखा था कि अब काफ़ी दिन हो चुके हैं, अगर मैं अब आऊँगा तो ना ही वहाँ कोई अवशेष मिलेंगे, ना ही मैं ढूंढ पाऊँगा उस जानवर को। तो अगली बार जब कोई वारदात अगर हो जाए तो मुझे थोड़ा जल्दी बताना। अब 1 महीने बाद फिर से एक लेटर आया। इसमें भी 2 रेलवे के एम्प्लॉयज़ का जिक्र था। ये 2 एम्प्लॉय जो रेलवे के थे, ये थे सिग्नल जलाने वाले लोग। एक आउटर सिग्नल जलाता था और एक ये इनर सिग्नल जो स्टेशन के पास होता है। अब एक दिन की बात है कि ये दोनों अपने अपने सिग्नलों पर चले गए लाइट जलाने।
आउटर सिग्नल वाला व्यक्ति लाइट जलाकर जब वापस आया तो इनर सिग्नल वाला व्यक्ति उसे जिस जगह पर खड़ा मिलता था वहाँ खड़ा नहीं मिला, और ये वही जगह थी वाटर कॉलम के पास वाली। अब वो दूसरे व्यक्ति को जब ये पहला व्यक्ति नहीं मिला तो उसने इसका नाम लेकर पुकारा। इसने चिल्लाया राम राम, क्योंकि उस इनर सिग्नल जलाने वाले व्यक्ति का नाम था राम। अब इसने उसे वहाँ पर ढूंढना शुरू किया। जब ये ढूंढता रहा तो थोड़ी दूर पर इसे उसकी आधी खाई हुई लाश मिली, और वहाँ पर मिले लेपर्ड के पंजों के निशान। ये दूसरा आदमी फौरन वहाँ से भाग खड़ा हुआ, और तब तक भागा जब तक ये स्टेशन नहीं पहुँच गया, और उसके बाद फिर ये खबर भी फैल गई। अब इस लेटर में अलीम खान ने यह भी लिखा था कि जल्दी आइए साहब, अब ये तेंदुआ आदमखोर बन चुका है और हम लोग जी रहे हैं आदमखोर के साए में। लेकिन जिस दिन ये लेटर एंडरसन को मिला उन्हें बहुत ज़रूरी काम था और छुट्टियां भी लेनी थी, तो इन्होंने अगले दिन निकलने का फ़ैसला किया, और ट्रेन से नहीं, इस बार इन्होंने अपनी कार से जाने का फ़ैसला किया, साथ में कैंपिंग का सामान लेकर। क्योंकि अगर फॉरेस्ट बंगलो की लिखित परमिशन मिल भी इन्हें जाती तो भी 3 दिन से ज़्यादा परमिशन के बाद भी वहाँ रुका नहीं जा सकता था, तो ये किसी के भरोसे नहीं जाना चाहते थे, और अब तो इनकी खुद की ज़मीन भी वहाँ पर थी। अब एंडरसन कहते हैं कि 3 दिनों के अंदर तो उस तेंदुए को पकड़ना या मारना नामुमकिन है, इसीलिए मुझे टेंट ही लगाना पड़ेगा। तो ये अपना ज़रूरी साजो सामान इकट्ठा करने लगे, और शाम हो गई। अचानक शाम को ही इनके दरवाजे पर साइकिल की घंटी बजी और एक व्यक्ति टेलीग्राम लेकर आया। अब यह टेलीग्राम था अलीम खान का, और इसमें लिखा हुआ था कि अब जल्दी आ जाइए, उस लेपर्ड ने यानी उस तेंदुए ने मेरी बहन के बच्चे को मार दिया है। अब एंडरसन ने पूरी रात बीतने का भी इंतज़ार नहीं किया, ये रात में ही निकल गए थे, और सुबह का सूरज निकलने से पहले पहले ही ये दिगुआ मेट्टा वाली रोड पर थे अपनी कार में। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि जब आप बाई रोड दिगुआ मेट्टा जाएंगे तो जैसे ही वहाँ का फॉरेस्ट बंगलो आएगा उससे थोड़ा ही पहले बहुत पास में ही एक कब्र बनी हुई आपको दिखेगी जिसमें लिखा हुआ है मिस्चिफ। अब एंडरसन कहते हैं कि सालों पुरानी बात है, एक अंग्रेज़ अधिकारी इस फॉरेस्ट बंगलो में आकर रुके थे, और उनके साथ उनका कुत्ता भी रुका हुआ था जिसका नाम था मिस्चिफ। अब इन अधिकारी के पास थी एक शॉटगन 12 बोर की। अब एक शाम की बात है, इनके कुत्ते मिस्चिफ को एक तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया, और वो इस पर हमला करने वाला ही था। तभी इन्होंने उस तेंदुए को देख लिया, लेकिन ये तब कुछ नहीं कर पाए। उस तेंदुए ने उस कुत्ते को अपने जबड़ों में दबा लिया। अभी कुत्ता मरा नहीं था, और फॉरेस्ट बंगलो से बैठे बैठे ये अधिकारी देख रहे थे। इन्होंने फ़ौरन अपनी शॉटगन उठाई और वहीं से खड़े खड़े निशाना दाग दिया इस तेंदुए पर। लेकिन क्योंकि इनकी शॉटगन के अंदर एलजी के स्लग भरे हुए थे, यानी छर्रे थे जो कि एक लार्ज ग्राफ बनाते थे, तो इन्होंने जब गोली चलाई तो पैंथर भी मर गया, लेकिन उन छर्रों के लगने की वजह से इनका कुत्ता मिस्चिफ भी वहीं पर मर गया। अब ये अधिकारी दुख में डूबे हुए थे अपने कुत्ते को लेकर, जो कि बहुत वफादार था। जिस जगह पर इनका कुत्ता मरा था उस पैंथर के साथ इन्होंने उस कुत्ते की कब्र भी वहीं बनवा दी। फिर ये चले गए दिगुआ मेट्टा से बाहर। बाद में फिर आकर इन्होंने उसकी पक्की कब्र बनवा दी जो आज भी मौजूद है। अब जैसे ही एंडरसन उस जगह पर पहुँचे वहाँ अलीम खान था। उसने एंडरसन को पूरा वाक़या बताया। उसकी बहन की जो बड़ी बेटी थी उसको बचपन से अलीम खान एक कहानी सुनाता था, यही मिस्चिफ वाली, कि मिस्चिफ को किस तरह से तेंदुए ने मार दिया था, फिर उसकी कब्र बनाई गई थी। अब उस बच्ची के दिल में नरमी पैदा हो गई और वो बच्ची रोज़ाना उस कब्र पर जाकर फूल चढ़ाया करती थी। अब उस दिन भी ये बच्ची उस कब्र पर फूल चढ़ाने जाने वाली थी, लेकिन इसे काफ़ी समय हो गया था तो ये जा नहीं पाई थी, और फिर अंधेरा हो गया और फूल भी मुरझाने लगे। सब ने मना किया कि अब कल चले जाना ताज़े फूल लेकर, लेकिन वो नहीं मानी। अकेली अंधेरे में ही चली गई उस कब्र पर फूल चढ़ाने।
अब शायद वो लड़की कब्र तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि उस कब्र पर वो मुरझाए हुए फूल पड़े हुए थे। लेकिन किसी ने उस बच्ची की आवाज़ नहीं सुनी। जब बहुत देर तक वो वापस नहीं लौटी तो लोग उसे ढूंढने गए। अब लालटेन लेकर अलीम खान, उसकी दोनों बीवियां और उसकी बहन गई उस बच्ची को ढूंढने। लेकिन वहां जाकर इन्होंने देखा तो कब्र पर मुरझाए हुए फूल पड़े हुए थे। थोड़ी दूरी पर उस बच्ची के गले की एक माला पड़ी थी और उसके बाद आगे पड़े हुए थे कुछ खून के छींटे। ये फौरन समझ गए कि कुछ बुरा हुआ है। दौड़ते हुए ये वापस आए और फॉरेस्ट के रेंजर और गार्ड को लेकर आए। लेकिन उस रात उस बच्ची का कोई अता पता नहीं चला। अब दूसरे दिन की सुबह फिर ये लोग आए। इस बार इन्हें लेपर्ड के यानी उस तेंदुए के पंजों के निशान मिले और उसके बाद झाड़ियों में फटे हुए कुछ कपड़े मिले। लेकिन ना ही मिला वो लेपर्ड और ना ही उस बच्ची के कोई अवशेष। वो लेपर्ड इसे पूरा ही निगल चुका था। अब अलीम खान कहने लगा एंडरसन को कि आप टेंट में मत रुकिए, आपकी जान को खतरा है। लेकिन एंडरसन ने मना कर दिया। इन्होंने कहा अब मैं बंगलों में नहीं रुकूंगा। अब अलीम खान बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने लगा एंडरसन को फॉरेस्ट बंगलों में रुकने के लिए। इसके साथ उसने एक ऑफ़र भी दिया कि आज रात वही खुद बेड बनकर बैठेगा मिस्चिफ यानी उस कुत्ते की कब्र के ऊपर। और एंडरसन को उसने कहा कि आप घात लगाकर बैठिएगा, जैसे ही वो तेंदुआ आएगा आप उसे गोली मार देना। लेकिन एंडरसन सोच रहे थे कि यह इतना आसान काम नहीं है। अंधेरे में कुछ भी हो सकता है। अगर तेंदुआ आएगा तो इसे पता भी नहीं चलेगा। इसे सिर्फ तब पता चलेगा जब इसकी गर्दन होगी उस तेंदुए के जबड़ों के बीच में, या तो फिर जब ये मुझे बोलकर इशारा करेगा तो तेंदुआ भाग जाएगा क्योंकि वो आदमखोर है। और बाई चांस अगर तेंदुआ इस पर झपट गया और मैंने गोली चलाई तो गोली लग सकती है अलीम खान को भी। तो ये प्लान तो किसी काम का नहीं था। लेकिन इस प्लान को सुनकर एंडरसन के मन में एक प्लान बी और आ गया। उन्होंने सोचा क्योंकि ये पैंथर अभी भारतीय लिबास वाले लोगों पर हमला कर रहा है तो क्यों ना एंडरसन खुद बैठें वहाँ पर भारतीय कपड़े पहनकर। अब एंडरसन कहते हैं कि मैं इंडियन आउटफिट पहनकर उस कब्र पर बैठूंगा। अब क्योंकि मेरे पास राइफ़ल है तो मैक्सिमम चांसेस यही हैं कि मैं उस लेपर्ड को मार ही दूंगा। लेकिन अगर मैं नहीं मार पाया तो वो लेपर्ड मुझे मार देगा और मेरे खून का इल्ज़ाम लेपर्ड पर ही आएगा। लेकिन अगर मैंने अलीम खान को बैठा दिया और अलीम खान को उस लेपर्ड ने मार दिया तो अलीम खान की हत्या का आरोप एंडरसन पर लग जाएगा। तो प्लान बी ही एंडरसन को सेफ लग रहा था। अब जैसे ही शाम ढल रही थी एंडरसन पहुंच गए थे उस कुत्ते की कब्र पर यानी मिस्चिफ की कब्र पर। अलीम खान के सबसे गंदे वाले कपड़े इन्होंने पहन लिए थे। वो कपड़े काफ़ी पुराने थे। सर पर इन्होंने एक पगड़ी बांध रखी थी और चेहरे पर इन्होंने चारकोल रगड़ लिया था यानी कालिक, जिससे कि ये अपने आप को काला दिखा सकें। राइफ़ल को इन्होंने उस कब्र के बगल में नीचे रख दिया था और उस पर कुछ पत्ते बिखेर दिए थे और राइफ़ल पर लगी हुई थी टॉर्च भी अंधेरे में देखने के लिए। अब एंडरसन ऐसे बैठे थे कि इनकी पीठ थी फॉरेस्ट बंगलों की तरफ और सामने के 3 तरफ था जंगल ही जंगल, जहां से उस लेपर्ड के आने के सबसे ज़्यादा चांसेस थे। अब एंडरसन कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा फोकस से आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा था उस मैन ईटर के आने की। और अब वही समय हो चुका था रात का और ये वही जगह थी जहां से वो मैन ईटर ले गया था प्यारी को, क्योंकि उस बच्ची का नाम प्यारी था जो अलीम खान की बहन की बेटी थी। अब इनकी पीठ के पीछे फॉरेस्ट बंगलो एक काली परछाई के रूप में दिख रहा था और घने पेड़ों के बीच में से कुछ तारे दिख रहे थे आसमान में। अब एंडरसन कहते हैं कि गौर से देखने पर एक बांस का पेड़ दिख रहा था जो काफ़ी ऊंचा था और उसके बाद वो झुककर ज़मीन में आ जाता था एक यू शेप में
इसने रूप लिया हुआ था। अब एंडरसन इस बांस के झुरमुट को देख रहे थे। इसी बीच इन्हें एक सरसराहट की आवाज़ आई अपने बाएं हाथ की तरफ से। इन्होंने फटाफट अपनी राइफल उठा ली और उसका टॉर्च जलाया। जैसे ही टॉर्च जला तो यहाँ पर था एक बिच्छू। अब एंडरसन कहते हैं कि इस इलाके में काफ़ी बड़े साइज़ के बिच्छू पाए जाते हैं, लगभग 8 से 9 इंच लंबे, जिन पर काफ़ी सारे बाल भी होते हैं। अगर इन्होंने एक डंक मार दिया आपको तो समझ लीजिए आप 24 घंटों के लिए फुर्सत हो जाएंगे। और अगर आप थोड़े कमज़ोर दिल के हैं या फिर कमज़ोर कद काठी के, तो फिर तो आप जान से हाथ धो बैठ सकते हैं। अब क्योंकि एंडरसन ने अपनी टॉर्च जला ली थी और उसका फोकस था उस बिच्छू पर, एंडरसन कहते हैं कि उस बिच्छू ने सांप की तरह एक हिस्स की आवाज़ भी निकाली थी। अब इस सिनेरियो को देखकर अगर लेपर्ड आसपास मौजूद होगा तो उसे एंडरसन की पोजीशन का पता लग चुका होगा, क्योंकि अभी अभी एंडरसन ने टॉर्च जला ली थी। अब एंडरसन कहते हैं कि इसी बीच जब मैं बिच्छू पर फोकस किया हुआ था, मैंने अपनी टॉर्च बंद कर ली। इतने में ही एक मालगाड़ी वहाँ से गुजरी जिसके हॉर्न की आवाज़ हो रही थी। फिर उसके ड्राइवर्स ने यानी उसके लोको पायलट ने ब्रेक लगाए, उसकी भी आवाज़ हुई। और एंडरसन ये भी कहते हैं कि उसके दोनों चालक जो बातें कर रहे थे वो बातें यहाँ तक सुनाई दे रही थी। अब इस पूरी गतिविधि से जंगल काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था। अब इस ट्रेन ने ब्रेक्स इसलिए लगाए थे क्योंकि एक दूसरी ट्रेन जो एक्सप्रेस थी, नांदयाल एक्सप्रेस, वो आने वाली थी। यानी अभी और भी डिस्टर्बेंस होना बाकी था। ये दूसरी वाली ट्रेन आधी रात को ही आया करती थी और इस रेलवे स्टेशन से होकर गुजरती थी। अब आधी रात हो चुकी थी। इस समय का पता भी एंडरसन को लगा था उस पैसेंजर ट्रेन के आने की वजह से। अब पहले पैसेंजर ट्रेन चली गई, इसके बाद वो माल गाड़ी भी चली गई। अब इसके बाद काफ़ी शांति हो गई थी। फिर एंडरसन को कुछ लोगों के बातचीत करने की आवाज़ आई। इन्होंने मुड़कर देखा तो कुछ लोगों की भीड़ लालटेन लेकर फॉरेस्ट बंगलों की तरफ जा रही है। अब एंडरसन का दिमाग ख़राब हो चुका था क्योंकि इतना सारा डिस्टर्बेंस यहाँ पर पैदा हो चुका था कि अब उस मैन ईटर के आने के चांसेस 0 हो चुके थे। वो उस कब्र पर से उठे और लौटकर आ गए फॉरेस्ट गेस्ट हाउस के बरामदे में और बैठ गए अपनी चेयर पर। अब जैसे ही एंडरसन फॉरेस्ट बंगलो लौटे, वहाँ पर उखड़ू बैठा हुआ था अलीम खान, इनका इंतज़ार करते हुए, जो कि जाग ही रहा था। और ये जो कुछ लोग थे ये फॉरेस्ट रेंजर थे, ट्रेन का लोको पायलट था, साथ में और कुछ भी लोग थे जो अपनी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके जा रहे थे। और ये मिले थे फॉरेस्ट बंगलो के सामने, तो इन्हें लगा था कि वो बंगलो के अंदर जा रहे हैं। अब एंडरसन को जो लगा था कि वो लोग फॉरेस्ट बंगलो आ रहे हैं, वो फॉरेस्ट बंगलो के अंदर तो नहीं आ रहे थे, लेकिन वो वहाँ से आगे भी नहीं जा रहे थे। शायद वो एंडरसन से कुछ कहना चाह रहे थे। एंडरसन के पूछने पर उस ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट ने इन्हें बताया कि अभी अभी ये जो शिफ्ट ख़त्म करके आ रहा है और जिस ट्रेन से आ रहा है, इसने रास्ते में देखा कि वाटर चैनल के पास एक आदमी का शव पड़ा हुआ है। ऐसे लगा कि इससे पहले आई हुई ट्रेन ने उस आदमी को उड़ा दिया होगा, लेकिन जैसे ही ये उसके बहुत पास पहुंच गया, इसने टॉर्च मारकर देखा तो उस आदमी के शरीर में से काफ़ी कुछ मांस खाया जा चुका था। ये समझ गया कि उसे किसी जानवर ने ही खाया है। इतने में ही पीछे से फॉरेस्ट गार्ड भी आया और उसने बताया कि वो जो व्यक्ति था वो ज़रूर चेंचू कबीले का आदमी था, क्योंकि उसके कपड़ों से ये बात पता चल रही थी। अब फटाफट ये खबर उन्होंने स्टेशन मास्टर को भी दी और इसके बाद उन्हें कुछ लोगों से पता चला कि एंडरसन आए हुए हैं उस मैन ईटर को मारने। तो ये सारे लोग इकट्ठे होकर आ गए थे फॉरेस्ट बंगलो के बाहर मुझसे ही मिलने और मुझे ये घटनाक्रम सुनाने। अब एंडरसन कहते हैं कि मेरा अंदाज़ा उस दिन सही था। मेरा दिल कह रहा था कि लेपर्ड यहाँ पर है नहीं,
वो कहीं दूर है। और वही हुआ जिसका इन्हें डर था। वो इस बार इस कब्र के पास नहीं था, ना ही फॉरेस्ट बंगलो के पास। वो था वाटर कॉलम के पास, और वहीं पर उसने उस व्यक्ति का शिकार कर लिया था। अब एंडरसन कहते हैं कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि लेपर्ड आया इसी तरफ रहा होगा, लेकिन उस बिच्छू वाली घटना में जब एंडरसन ने अपनी टॉर्च जलाई थी तो शायद लेपर्ड यहाँ से भागा और भागते भागते कहीं दूर जाने लगा और उसके रास्ते में आ गया ये चेंचू व्यक्ति, और फिर उसने इसका काम भी तमाम कर दिया। अब एंडरसन कहते हैं कि होने को तो कुछ भी हो सकता है। ये मेरे दिमाग की एक अंदाज़ा लगाई गई संभावना है, क्योंकि उस घटना वाले स्थल की यानी मौकाए वारदात की दूरी फॉरेस्ट बंगलो से काफ़ी ज़्यादा दूर है। हो सकता है कि तेंदुआ यहाँ आया ही ना हो। एंडरसन ने शुक्रिया अदा किया उन लोगों का कि इतनी ज़रूरी खबर वो इतनी रात में इन्हें देने आए। अब एंडरसन ने उनसे कहा कि मुझसे जो भी हो पड़ेगा, मैं वो मदद करने को तैयार हूँ आप लोगों को इस आदमखोर से छुटकारा दिलवाने के लिए। अब एंडरसन ने अलीम खान से कहा कि मैं कुछ देर सो जाता हूँ और करेक्ट 4 बजे सुबह मुझे उठा देना। अब एंडरसन कहते हैं कि शायद वो सोया ही नहीं था, क्योंकि उसने 4 बजे के पहले ही मुझे उठा दिया था। फटाफट उसने चाय बनाई, बिस्किट लाए। हम दोनों ने नाश्ता किया चाय बिस्किट खाकर, और अपनी राइफ़ल लेकर और उस पर टॉर्च लगाकर मैं और अलीम खान चल पड़े रेलवे लाइन की तरफ। अब एंडरसन कहते हैं कि जब हम लोग जा रहे थे तो मैं आगे चल रहा था और अलीम खान पीछे। अब ये क्योंकि आदमखोर पैंथर यानी तेंदुए की टेरिटरी थी, तो तेंदुआ 2 लोगों को देखकर हमला नहीं करता, लेकिन अगर ये आदमखोर टाइगर का इलाका होता तो आगे पीछे चलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि टाइगर हमेशा पीछे वाले व्यक्ति पर ही हमला करता है और पीछे वाले को पीछे के पीछे ही गायब कर देता है। टाइगर के केस में आपको कंधे से कंधा मिलाकर चिपक कर चलना चाहिए, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड के नेचर में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। जो पैंथर होता है यानी तेंदुआ, वो इंतज़ार करता रहता है कि 2 लोग अगर साथ में हैं तो एक बिछड़ जाए या काफ़ी पीछे रह जाए, तभी वो किसी एक पर हमला करता है। अब सुबह का उजाला होना शुरू हो गया था, लेकिन अब तक पूरा सूरज नहीं निकला था और इन्हें अगल बगल का जंगल और वो टनल स्कैन करने के लिए सुबह के उजाले की ज़रूरत थी। अंधेरे में वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं था। अब जैसे ही हल्का सा उजाला हुआ, इन्हें वो टनल दिखनी शुरू हो गई, यानी वो रेलवे टनल। वो इन्हें एक काले धब्बे की तरह दिख रही थी। अभी इन्होंने थोड़ा वेट किया ताकि सूरज अच्छा खासा निकल जाए। अब धीरे धीरे जब तक ये लोग उस टनल तक पहुँचे, उजाला हो चुका था और टनल के शुरुआती मुहाने पर ही पड़ी हुई थी उस व्यक्ति की लाश, जो वाटर कॉलम से थोड़ी दूरी पर थी और टनल के मुहाने की शुरुआत में ही थी। अब लाश को देखकर लग रहा था कि जब ट्रेन चली गई थी तो मैन ईटर इस पर वापस लौट कर आया था और इसमें से और थोड़ा भाग उसने खा लिया था, क्योंकि जब उन लोगों ने एंडरसन को बताया था कि उस लाश को कितना खाया गया है तो उनके हिसाब से उसे कम खाया गया था। लेकिन जब तक एंडरसन वहां पहुंचे थे अलीम खान के साथ, इन्होंने देखा उस लाश को काफ़ी ज़्यादा खा लिया गया है। अब एंडरसन के अंदाजे के मुताबिक एक बार लेपर्ड इस पर और लौटेगा, हालांकि उसके चांसेस कम हैं, लेकिन क्योंकि इस लाश पर थोड़ा बहुत मांस बचा हुआ है, शायद वो इसे खाएं वापस लौटे। जब ये सोच ही रहे थे, इतने में ही उस टनल में एक गर्जना की आवाज़ गूंजने लगी। इन्हें पता चला कि एक ट्रेन आ रही है। अब जैसे ही ये ट्रेन आने लगी थी, एंडरसन के दिमाग में एक आइडिया आया। ये दौड़े और पटरियों के बीच में खड़े हो गए उस टनल पर, ताकि उस ट्रेन की लाइट इन पर पड़ सके, यानी उस इंजन के ऊपर लगी हुई एक हेडलाइट, जिसकी रोशनी एंडरसन पर पड़ी। और ड्राइवर ने इन्हें देख लिया और ब्रेक मारने शुरू कर दिए। अब जैसे ही ब्रेक लगने की आवाज़ आई, एंडरसन जल्दी जल्दी पटरी से हटकर साइड में खड़े हो गए और उस जगह से ट्रेन आधी क्रॉस करने के बाद रुक गई,
जिस जगह पर एंडरसन पहले खड़े थे। इसके बाद उस इंजन से उतरकर वो ड्राइवर और गार्ड आए एंडरसन के पास। अब एंडरसन ने उनसे कहा कि जल्दी से मेरे साथ मौजूद व्यक्ति यानी अलीम खान को अपने साथ बैठाइए, स्टेशन पर जाकर रुकिए और स्टेशन मास्टर को इत्तला दे दीजिए कि अब अगले कुछ घंटों तक, जब तक मैं नहीं कह देता तब तक इस टनल के पास किसी को भी आने ना दिया जाए। और एंडरसन रुक गए वहीं पर और इंतज़ार करने लगे मैन ईटर के वापस आने का। और एंडरसन ने अलीम खान को कहा कि अभी तुम इस ट्रेन में बैठकर स्टेशन चले जाओ और 2 बजे जो ट्रेन वापस आएगी उसमें अपने साथ खाना ले आना और कंबल ले आना, और हम दोनों यहाँ पर बैठेंगे उसके इंतज़ार में। अगर वो मुझे अभी नहीं मिलता है तो हमें रात तक भी बैठना पड़ सकता है। अब एंडरसन कहते हैं कि जब तक मैं उस ट्रेन के लोको पायलट यानी ड्राइवर से बात कर रहा था, इसी बीच बहुत सारी पब्लिक भी उस ट्रेन से नीचे उतर गई, और जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ एक लाश पड़ी है, वो लोग लाश देखने लगे क्योंकि एक पैसेंजर ट्रेन थी। अब उस ट्रेन के ड्राइवर को उन लोगों को वापस अंदर भेजने में लगभग 20 मिनट लग गए। तब तक ट्रेन ऐसी ही खड़ी रही और बड़ी मुश्किल से सारे लोग उस ट्रेन के अंदर वापस चढ़े। अब गिद्ध भी मंडराने शुरू हो गए थे क्योंकि उन्हें भी इस व्यक्ति का शरीर दिख रहा था यहाँ पड़ा हुआ। अब रेलवे की पटरी के आसपास काफ़ी पत्थर पाए जाते हैं यानी गिट्टियाँ, बोल्डर्स। अब एंडरसन ने वो पत्थर उठाकर गिद्धों पर मारने शुरू कर दिए। कुछ गिद्धों को पत्थर लगे भी और वो भागने शुरू हो गए। अब 2 बजे वाली मालगाड़ी के आने का वक्त हो गया था। मालगाड़ी आने भी लगी थी। अब शायद उसके ड्राइवर ने वो लाश नहीं देखी थी, उसे बस दिख रहे थे तो गिद्ध। अब ट्रेन के ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाए और अलीम खान उसमें से उतरा अपना ज़रूरी साजो सामान लेकर, जो कि एंडरसन ने उससे कहा था कि वो ले आए। अब फिर से ट्रेन का ड्राइवर, हेल्पर और भी काफ़ी सारे पैसेंजर उतरकर नीचे आ गए। वो देखने लगे कि यहाँ क्या हो रहा है। अब एंडरसन ने उस ड्राइवर को भी सेम कहानी बताई, लेकिन उसे अलीम खान पहले ही बता चुका था। तो उसने एंडरसन को शुभकामनाएं दी कि वो कामयाब हो जाएं अपने इस मिशन में, और फिर वापस चला गया ट्रेन में। उसके बाद वो ट्रेन चली गई और अलीम खान यहीं उतर गया एंडरसन के पास। अब गिद्ध भी भाग चुके थे। अब एंडरसन के पास बैठने के लिए 2 ऑप्शन थे, एक टनल के मुहाने पर या दूसरा टनल के ऊपर चढ़कर बैठकर। और ये जहाँ भी बैठते अलीम खान को इन्हें साथ में ही रखना था क्योंकि उसे अपने से अलग करना खतरे से खाली नहीं था। और अगर अलीम खान को अब वापस भेजा जाता तो भी उसकी जान को खतरा था। अब इन्होंने फैसला किया कि ना ही ये टनल के माउथ से सट कर बैठेंगे, ना ही उसके ऊपर। ये थोड़ी दूरी पर, लगभग 15 फीट की दूरी पर बैठेंगे, थोड़ी ऊंचाई पर। अब इन्होंने एक हाइट बना लिया, वहाँ रखे बोल्डर उठाकर उन्हें दीवार के शेप में जमा कर उसके पीछे छिपकर बैठ गए। उस पत्थर की छोटी सी दीवार के बीच में इन्होंने 2 छेद खाली छोड़े थे जिसमें से ये देख सकें और निशाना भी ले सकें। अब उस पत्थर की दीवार में बने हुए ये जो छेद थे जो इन्होंने खाली छोड़े थे, इनका यूज़ था सिर्फ देखने के लिए। जब लेपर्ड आ जाता तो एंडरसन को निशाना लेना था उस छेद से नहीं, बल्कि दीवार के ऊपर अपनी राइफल रखकर, क्योंकि इस छेद से शॉट लेना आसान नहीं था। अब दोनों को काफ़ी गर्मी लग रही थी और अंधेरा होना शुरू हो गया था। इतने में ही एक कांकड़ यानी बार्किंग डियर की आवाज़ इन्हें सुनाई दी। यह अलार्म कॉल थी। अब ये जो हिरण अलार्म कॉल दे रहा था ये एक ही जगह से दे रहा था। इसका मतलब ये था कि इसने सिर्फ देखा है उस लेपर्ड को, लेकिन ये उससे काफ़ी सेफ डिस्टेंस पर है, इसीलिए ये अपनी जगह नहीं बदल रहा है। अगर तेंदुआ पास होता तो ये अपनी जगह बदलते हुए अलार्म कॉल करता। इसके बाद एक मोर की कॉल हुई और फिर पंख फड़फड़ाता हुआ वो मोर उड़ गया। अब कुछ और पक्षियों और जानवरों की कॉल भी हुई। अब ये कुछ भी हो सकता था, या तो होता वही तेंदुआ आदमखोर वाला, या फिर हो सकता था कोई टाइगर भी,
क्योंकि इस इलाके में टाइगर भी घूमते थे। लेकिन इनकी उम्मीद यही थी कि हो ना हो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये आदमखोर तेंदुआ ही है। अब क्योंकि अंधेरा हो चुका था और वो बॉडी भी अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रही थी एंडरसन को, अब ये दोनों जिस जगह पर बैठे थे अचानक से ही ऊपर से इनके पीछे से एक पत्थर लुढ़कने की आवाज़ आई। अब एंडरसन समझ गए थे कि थोड़ी ऊंचाई से होता हुआ ये लेपर्ड आ रहा है और ये आ रहा है रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे, जिसकी वजह से इसके पैर से लगकर एक पत्थर नीचे लुढ़का है। और इन्हें लग रहा था कि हो ना हो वो आया होगा उस सुरंग के अंदर से ही, और इन्हें इस बात का सुकून था कि अच्छा हुआ हम लोग सुरंग के मुहाने पर बैठे नहीं। अब एक दूसरा ख्याल एंडरसन के मन में ये भी था कि वो हो सकता है सुरंग से ना आया हो, वो पहाड़ के ऊपर से कहीं से आया हो और उसने हमें देख लिया हो, और शायद वो कूदने ही वाला हो हम दोनों में से किसी एक के ऊपर। अब इतने में ही एक इंजन रिवर्स मोड में आ रहा था और आते आते वो घुस गया टनल के अंदर, और टनल में धुआं धुआं हो गया। और बस यही वो समय था जब उस लेपर्ड ने इन पर हमला कर दिया। उस तेंदुए ने समझा था कि ये दो आदमी नहीं हैं, ये कोई एक ही आदमी है, क्योंकि अंधेरे में उसे भी गलत अंदाज़ा हो गया था। और एंडरसन कहते हैं कि वो आया भी था उसी स्टाइल में जिस स्टाइल में आता है कोई भी मैन ईटर, एकदम साइलेंटली, बिना आवाज़ किए। अब इन दोनों पर हमला करने के पहले वो उछला था और उछल के इनसे बहुत पास आ गया था। अब अचानक से ही उस लेपर्ड को एहसास हो गया कि ये एक आदमी नहीं है, ये तो दो हैं। तभी उसने ज़ोर से गुर्राहट की आवाज़ निकाली, यानी उसने एक ग्राउल किया। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि इसके बाद बहुत तेज़ी से चीज़ें हुईं। अलीम खान उछला और एक तरफ गिरा, और मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं रोल होते हुए ज़मीन पर लुढ़क रहा था, और पैंथर यानी वो तेंदुआ एकदम 2 फीट की दूरी पर था मुझसे। और इसी वक्त रोल होते होते एंडरसन ने बिल्कुल लगभग पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस तेंदुए के चेहरे पर ही अपनी राइफल से गोली दाग दी। अब गोली लगते ही पैंथर उछला और एंडरसन और अलीम खान के बीच में से होता हुआ कुलाटियाँ खाता हुआ जाकर सीधा गिरा रेलवे की पटरी के बीचों बीच, और गिरते ही उसने दम तोड़ दिया। अब जैसे ही वो लेपर्ड गिरा, एक धड़ाम की आवाज़ आई, जैसे कि कोई चीज़ गिरती है ज़मीन पर, और ये वही जगह थी जहां उसने उस आदमी को खाया था, यानी उस चेंचू आदमी को, बिल्कुल टनल के मुंह में यानी मुहाने पर। अब इसके बाद एक ट्रेन आई जिसका नाम था मिडनाइट डाउन। उसका ड्राइवर चौंक गया था क्योंकि उसके इंजन की हेडलाइट में दिख रहे थे रेलवे की पटरी के बगल में बैठे 2 लोग जो कंबल ओढ़कर चाय पी रहे थे, और इनके ठीक बगल में पड़ा हुआ था एक मरा हुआ पैंथर यानी कि तेंदुआ, और उससे थोड़ी दूर पर पड़ी हुई थी एक व्यक्ति की खाई हुई लाश, और काफ़ी बदबू भी फैली हुई थी। लेकिन फिर भी ये लोग वहाँ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि जब बहुत देर तक किसी बदबू के बीच में बैठा जाए तो फिर उन व्यक्तियों को वो बदबू कम महसूस होती है बनिस्बत उन लोगों के जो उस जगह पर नए आए हुए होते हैं। ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि स्मेल का नाक में समा जाना। अब केनेथ एंडरसन कहते हैं कि उस ट्रेन के उस ड्राइवर को ये चीज़ अपने रिटायरमेंट तक याद रहेगी, यानी ये दृश्य वो कभी नहीं भूल पाएगा जो उसने आज देखा। और मैं उस ड्राइवर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने अपने साथ ही हमें बैठा कर ले गया दिगुआ मेट्टा तक, मुझे, अलीम खान को और उस मरे हुए पैंथर यानी तेंदुए को, हम तीनों को उसने दिगुआ मेट्टा रेलवे स्टेशन तक लिफ्ट दी थी। और ये बात भी वो अपनी रिटायरमेंट तक याद रखेगा, या शायद ज़िंदगी भर वो याद रखेगा। तो दोस्तों, इस तरह से अंत होता है द असासिन ऑफ दिगुआ मेट्टा का, जो कि एक बहुत ख़तरनाक आदमखोर तेंदुआ था।
दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जंगल कहानियाँ ऑफिशियल। कहानी अच्छी लगे और नरेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि हर पेड़ के पीछे छिपी है एक कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। चलते हैं। जय हिंद।